हम जो यूथ जो पावर है हमारी, अगर फार्मिंग में भी उतना ही आउटपुट दे रही है तो हम उसे लेके एक्सपोर्ट के लीडर बन सकते हैं एग्रीकल्चर और फार्म प्रोड्यूस को लेके। ये इंडियन फसल नहीं है, इंडिया में देखा जाए तो बहुत ही रिसेंटली आया हुआ क्रॉप है ये। कैडबरी ने क्या स्कीम अपनाई ना, लोग चॉकलेट नहीं खा रहे थे तो बोला बहन को, भाई को बोला भाई बहन को दे दो, रिश्तेदारों को बोला कि दिवाली में गिफ्ट कर दो। हाँ। तो अभी ग्रेप्स में हम लोग ने कुछ ऐसा अप्लाई किया है कि ये गिफ्ट बॉक्स बनाया। तो ये 4 फुट एक बाजू में आया, ये 4 फुट उस डायरेक्शन में गया। तो ये है ड्रिपर, इसको ड्रिपर बोलते हैं। आपको इसमें साल भर बहुत डेडिकेटेडली काम करना पड़ता है। आलसी आदमी का काम नहीं, आलसी आदमी का बिल्कुल काम नहीं है। ग्रेप के जूस बनते हैं, ग्रेप जूस बना सकते हैं, ग्रेप के जैम बनते हैं, मार्मलेड बनता है, ग्रेप से फाइनल एक वाइन बनता है जो बहुत ही फेमस होता है। तो दोस्तों रिस्क है तो क्या बोलते हैं, रिस्क है तो इश्क है। तो पूरी मूवी भी बना दी जाए तो भी वो खत्म नहीं हो पाएगी। शुगर चेक करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। इसकी कुछ बूंदें आपको इसके ऊपर डालनी होती है। ये शुगर दिखाता है अंदर कितना है? है? ये इसके शुगर की लेवल यहाँ पे दिखाता है। अच्छा, ये बंद कर ये देख के आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं इसकी शुगर की लेवल कितनी है। जैसे कैमरा में अगर दिखेगा तो मैं पास लेके, हरा भी होता है, काला भी होता है, लाल भी होता है, पर्पल भी होता है, और इन रंगों के पीछे छुपी है कितनी मेहनत और कितना पैसा, ये आज हम जानने वाले हैं। अंगूर की खेती के बारे में आज तक की सबसे बेस्ट वीडियो दोस्तों ये बनने वाली है। अंगूर का जो भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, इसके बारे में सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। अंगूर की खेती साल में एक बार ली जाती है, लेकिन अब दोस्तों 2-2 बार ली जाती है। तो जो भी अब भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इंडियन फार्मर पे जो आती है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो आज यहाँ पे हार्वेस्टिंग चल रहा है और आज हम जिनके फार्म पे आए, हमारे साथ यहाँ पे आज है अरुण भाई। नमस्कार अरुण भाई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फार्म पे। जी, तो दोस्तों मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा, लेकिन आपने इनको देखने के बाद आपको पता ही चल गया होगा, इनका चैनल यूट्यूब जिसका नाम है फार्मिंग इंजीनियर, जो कि खेती के बारे में बताते रहते हैं। तो इनका जो है 8 एकड़ अंगूर का फार्म है और भी अलग अलग तरीके की खेती होती है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो अंगूर है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वैसे अगर अंगूर के बारे में बात की जाए तो अंगूर दुनिया में फ्रूट्स के मामले में तीसरा सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला क्रॉप है, जो ऑरेंज और बनाना के बाद आता है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्रॉप है। अगर आप इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो ये आता है इजिप्ट के आसपास, मेसोपोटामिया नाम की जगह है। अच्छा। वहां से अंगूर और जो पोमीग्रेनेट है हमारा अनार, वो वहां से आया है। तो यही एक और चीज दर्शाता है कि इसको पानी बहुत कम लगता है। अच्छा। हाँ, तो ये क्रॉप, ये इंडियन फसल नहीं है? ये इंडियन फसल नहीं है। इंडिया में देखा जाए तो बहुत ही रिसेंटली आया हुआ क्रॉप है ये। फिर भी कितने साल हुए इंडिया में? हार्डली 35 से 40 साल हुए हैं, उससे पहले ये यहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करता था। अच्छा। इसमें हमारे गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने ग्रेप्स की रिसर्च सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश की। ओके। और अगर आप हमारे बारे में, हमारे एरिया के बारे में देखेंगे, जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ग्रेप्स होता है। महाराष्ट्र में भी आप जाएंगे तो सांगली और नासिक 2 जिले हैं। और महाराष्ट्र के और पंजाब मतलब होते सभी जगह पे हैं। थोड़ी जगह देखा मैंने, कर्नाटक, तमिलनाडु। मगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 80 to 90% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का ग्रेप्स प्रोडक्शन में हमारे साथ से। महाराष्ट्र में 3-4 जिले हैं, बस 3-4 जिले हैं, सांगली, सोलापुर और नासिक, इतने में ही होता है। ओके। तो यहाँ पे आने का रीजन एक और था कि पुणे में हमारे यहाँ पे ग्रेप रिसर्च सेंटर बनाया गया है। तो उन्होंने कुछ फार्मर्स को लेके उन्होंने इजराइल भेजा। इजराइल में जहाँ पे ग्रेप्स की खेती होती थी वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग दी गई। अच्छा। और वहाँ से जो है इसके स्टार्टिंग के जो रूट्स हैं या स्टार्टिंग के प्लांट्स हैं वो लाए गए और यहाँ पे सांगली में, सांगली में हमारे तासगांव में बोरगांव नाम की जगह है, वहाँ पे उन्होंने पहला कल्टीवेशन किया और वहाँ से जो ग्रेप्स है वो धीरे धीरे फिर उसका एक्सपेंशन होता है। तो सेकंड मेरा सवाल ये है कि अभी आपका तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग चल रहा है, अभी महीना है लगभग फरवरी का। हाँ। तो ये फसल जो है इंडिया में कहाँ कहाँ ले सकते हैं, लोगों का ये सवाल होता है। इंडिया में देखो कहाँ कहाँ ले सकते हैं, सबसे पहले तुम ये देख लेते कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे ली जाती है। अच्छा। दुनिया में ये अमेरिका में ली जाती है, यूरोप में ली जाती है जहाँ पे बर्फ होती है, ये इटली में ली जाती है, ईरान में, इराक में ली जाती है जहाँ पे रेगिस्तान है, रेतीली मिट्टी है, पंजाब में ली जाती है, पाकिस्तान में भी ली जाती है। तो इसका ऐसा नहीं है कि अगर इतने वर्स्ट कंडीशंस में भी वो सर्वाइव कर रहा है तो इंडिया में भी हर जगह पे वो सर्वाइव कर सकता है। उसका बस एक ही ये है कि वहाँ पे बारिश नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बात है। बारिश, क्योंकि ये प्लांट को पानी बहुत कम लगता है। 4 महीने में ग्रेप्स आते हैं हमारे। हाँ, राइट। साल भर ये प्लांट यहीं पे रहेगा, मगर ग्रेप्स का जो सीजन है वो 4 महीने का होता है। और इंडिया में जहाँ पे कम बारिश है वहाँ कहीं भी ले सकते हैं, बट ये 4 महीने में बारिश अगर नहीं हो, जैसे देखिए बारिश अगर बारिश के सीजन में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ।
अगर आप और अक्टूबर टाइम में पे अभी कटिंग हो गई लेते तो हैं, दिक्कत है, अक्टूबर में कटिंग लेते हैं तो आपका फरवरी तक ये जो है बारिश नहीं होना चाहिए, मतलब 3-4 महीने में बारिश नहीं होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। या तो उसके लिए हमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करना फिर उसके चाहिए। बाद हमारे पास वो- प्रैक्टिस वो है। भी हम देखेंगे आगे चल के। तो ये तो हुआ कहाँ कहाँ लेते हैं। अब सबसे अहम जो मुद्दा होता है कि हमेशा ये बात होती है कि ऐसी सॉइल होनी चाहिए, वैसी सॉइल होनी चाहिए, तो इसके लिए मिट्टी कैसे होनी चाहिए? आपकी तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पूरी की पूरी काली मिट्टी है ये हमारी। काली मिट्टी है, कंकड़ीली भी है, तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए? मैंने वैसे ही आपको बताया कि अगर इतनी जगह पे खेती हो रही है तो ऑब्वियसली सबकी मिट्टी अलग अलग है। राइट। ये प्लांट जो है हर तरह की मिट्टी में खुद को अडेप्ट कर लेता है। मतलब कोई भी मिट्टी में आ सकता। अच्छा अरुण भाई, मुझे ये बताइए कि हमारे जो अभी दर्शक हैं जो वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, तो ये प्लांट जो है कैसे बनता है? क्या इसका बीज होता है? क्या तो क्या होता है सिस्टम इसका? तो क्या है संतोष भाई, हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी ज्यादातर सीडलेस ग्रेप्स को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है, जिसके अंदर बीज नहीं होता है। तो उस केस में अगर आपको प्लांट लगाना है तो इसका बेस्ट ये है कि जैसे ये काड़ी है, ठीक है, ये इसकी काड़ी है। हाँ। तो इसी काड़ी को अगर आप यहाँ से तोड़ के आप इसे जमीन में लगा देते हैं तो क्या होता है कि नीचे वाली जो आय है, ये बड बोलते हैं इसे, हाँ, यहाँ पे रूट्स निकलती हैं और ऊपर वाली से एक शूट निकलती है। अच्छा। तो यही इसका बीज है। मतलब ये डंडी से ही प्लांट बनता है? डंडी से पूरा प्लांट बनता है। बट इसमें एक और कैच है कि अगर आप ऐसे का ऐसे लगा देते हैं तो आपको इतना बढ़िया प्रोडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि रूट्स जो है वो जमीन में इतना अच्छा काम नहीं करता। जितना ऊपर बढ़िया काम कर रहा है उतना नीचे नहीं करता अच्छा ये प्लांट। तो उसके लिए क्या किया जाता है ना, उसके लिए रिसर्च करके ये पता चला कि डॉगरेज बोल के एक वैरायटी रहती है, जंगली जिसे बोला जाता है। राइट। तो वो जंगली हम जो है नीचे लगाते हैं और उसको ग्राफ्टिंग करके हमें जो भी वैरायटी चाहिए वो वैरायटी ऊपर लगाई जाती है। ये देखिए, तो ये अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे नर्सरीज की तैयार की जा रही है। ये है डॉगरेज, ये छोटे छोटे बैग हाँ, में भर इसमें दो वैरायटीज आती हैं, अमेरिकन डॉगरेज और बेंगलोर डॉगरेज। अच्छा। तो अमेरिकन डॉगरेज हमारे इंडिया में ज्यादातर मिट्टी को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रही है, बट ये बेंगलोर डॉगरेज जो है बहुत अच्छे से काम करता है। ये जंगली का प्लांट रहता है। अच्छा। ये इसका मतलब भी ग्रेप्स आएगा। ये जो डंडी है, हाँ, ये जंगली है। ये जंगली प्लांट का डंडी काट के जमीन में डाला है। इसका ना रूट्स का सिस्टम बहुत अच्छा होता है। रूट कभी इसकी जो रूट्स है वो सड़ती गलती नहीं है। अच्छा। मगर इसका अगर आप फ्रूट लेंगे तो वो फ्रूट आप खा नहीं सकते। मतलब वो ग्रेप्स होते हैं हाँ। बट उसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं और वो अच्छे नहीं होते। अच्छा, वहाँ पे जंगली का छोटा प्लांट बना, उसके बाद यहाँ पे लाया? वो छोटा प्लांट को आप सीधा जमीन में भी लगा सकते हैं या फिर अगर आप इस तरह के नर्सरी के अंदर तैयार भी कर सकते हैं। अच्छा। तो ये 5 किलो का बैग है, वो था आधा किलो का बैग। तो 5 किलो के बैग के अंदर आपको इसमें डालना है, इसे 6 महीने का टाइम देना है जिसमें वो ग्रो होता है और वो इस साइज तक पहुंच जाता है। अच्छा, ऐसे बड़ा हो जाता तो है ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब जो है ये ग्राफ्टिंग स्टेज में है, मतलब इस साइज में होने के बाद आप इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं। ग्राफ्ट यानी कि क्या होता है? ग्राफ्ट यानी एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट को मर्ज कर देना, एक डंडी लगा देना। डंडी लगा देना। डंडी कौन सी लगानी है? मतलब कैसे पहचानना है कि कौन सी डंडी लगानी है, क्या लगाना है? अब वो डंडी को हम वैरायटी बोलते हैं। अच्छा। मतलब ग्रेप्स के अंदर बहुत सारी वैरायटीज हैं। जैसे आप कलर भी आपको ये देखना है कि आपको ग्रेप्स किस लिए बनाने हैं। अच्छा। आपको उससे किशमिश बनानी है, आपको उससे वाइन बनानी है, या आपको उसे खाना है। अच्छा। उसे टेबल ग्रेप्स बोलते हैं। इतनी वैरायटी होती है? इतनी वैरायटीज होती हैं। ओह। टेबल ग्रेप में अगर आप जाएंगे तो आपके पास कलर ऑप्शंस है। मतलब एक आप व्हाइट कलर ले सकते हैं, हाँ। दूसरा आप रेड कलर ले सकते हैं, अच्छा। तीसरा आप पर्पल कलर या फिर ब्लैक कलर ले सकते हैं। तो अगर आप उसके नाम अगर आप देखेंगे, व्हाइट कलर में सीडलेस में आपके पास आती है अनुष्का, एसएस, मानिक चमन, ये ग्रेप्स हैं। अगर मानिक चमन मैंने भी लगाई है। हाँ मानिक चमन। अगर आप कलर्स वैरायटी में जाना चाहते हैं, रेड कलर में रेड ग्लोब है, क्रिम्सन्स है, उसके बाद ब्लैक में पर्पल है, पर्पल में शरद है, ब्लैक में सरिता है, कृष्णा है, ज्योति है, ये बहुत सारी वैरायटीज है। वही अगर आप किशमिश के लिए जा रहे हैं तो आपके पास गणेश वैरायटी है, सादी सोना का वैरायटी है, और फिर थॉमसन बेस्ट है। तो ये सारी किशमिश के लिए बनती हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो है पूरा का पूरा ये प्लांट्स बन रहे हैं ऐसे बिना बीज के, सीधा डंडी पहले लगती है, उसके ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है। बिल्कुल, और ये अलग अलग वैरायटीज होती है ये। हाँ। जैसे रिक्वायरमेंट है, जो आपको लगानी है, जो मार्केट में बेचना है या तो किशमिश के लिए बनाना है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। नर्सरी के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात होती है लैंड प्रिपरेशन, यानी कि हमें जो प्लांट लगाने होते हैं उसके पहले जमीन को तैयार करना पड़ता है। तो अरुण भाई, हमें ये बताओ कि लैंड प्रिपरेशन जो है कैसे किया जाता है, जमीन की तैयारी? तो जमीन की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जमीन समतल बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे टेबल लैंड है। टेबल लैंड बोल सकते हैं इसे, कि अगर एक जगह पे ढलान है, एक जगह पे ऊंचाई है, तो आप पूरा एक जेसीबी की सहायता से उसे एक लेवल कर दीजिए। बराबर। दूसरी चीज ये हो जाती है कि एक बार लेवल होने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको प्लांट कितने डिस्टेंस पे लेना है। आइडियली क्या रहता है, 8 फुट बाय 4 फुट पे हम पेड़ लगाते हैं। यानी कि ये बीच का अंतर 8 फीट, 2 लाइन के बीच का अंतर 8 फुट, और 2 प्लांट के बीच का अंतर जो है 4 फुट। स्टैंडर्ड क्या है मेजरमेंट? मेजरमेंट स्टैंडर्ड है
ये क्यों है इतना बड़ा, क्योंकि आपको बीच में से ट्रैक्टर लेके जाना होता है, स्प्रे के काम में आ जाता है। अगर आप माल कटिंग करते तो वो बाहर निकालने के काम आता है, तो जगह चाहिए, उतनी जगह तो वो चाहिए कम से कम। अच्छा कम से इससे कम 8 कम 4 से कम 8-4 है, उससे आगे आप 9-5 कर सकते हैं, 10-6 कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से है। और लैंड प्रिपरेशन में हमें क्या है कि पहले प्लाव चलाना है, प्लाव चलाने के बाद रोटर चलाना है, जमीन को भुरभुरा करना है, बिल्कुल, और अगर हो सके तो सॉइल टेस्टिंग जरूर करना चाहिए। वो करना ही चाहिए आपको। बस ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होने के बाद अगर आपको ग्रेप्स लगाना है तो उसके बाद अगर हमने डिसाइड किया कि 8 फुट पे लाइन होने वाली है तो 8 फुट पे आपको क्यारियां बनानी है लंबी मतलब लंबी। ये जो लाइन है यहाँ पे ऐसी क्यारी बनानी है, ये लंबी क्यारी बनानी है क्योंकि इसके अंदर हमें डालना है खाद। ये जो अंगूर का पेड़ है वो 10 से 15 साल कहीं पे हिलने नहीं वाला, तो एक ही जगह पे रहने वाला है। रूट जोन में आप जितना भी ऑर्गेनिक कर बढ़ा सकते हैं वो शुरुआत में ही बढ़ा लीजिए। उसके लिए आप गाय का गोबर, भैंस का गोबर डाल सकते हैं, उसके साथ आप बगैस डाल सकते हैं, कंपोस्ट जो भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद डाल सकते बढ़ा हैं, के। कचरा डाल सकते हैं, पत्ते डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको डालनी है जो भी डिकम्पोज हो जाए, वो सारी चीजें। और ऑर्गेनिक रेशो अच्छा बढ़ाए रखे, वैसे कोई भी चीज डालना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अच्छा ये बात तो हो गया लैंड प्रिपरेशन वगैरह, लेकिन जब हम प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन करते टाइप पे मैंने देखा कि अभी हमने ये नर्सरी से एक प्लांट लाया है, तो ये सीधा ऐसे प्लांट ही लगेगा यहाँ पे क्या? तो ये नहीं गिर गया नीचे। अच्छा ये सीधा प्लांट ही लगेगा क्या यहाँ पे? देखो, प्लांट तो लगाना इजी है, बट प्लांट से पहले स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको खुद का सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। अच्छा। ये खुद आम की पेड़ की तरह खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा। ये किसी ना किसी सहारे से ऊपर चढ़ता है। राइट। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना है। हमारे यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस से अभी 2 टाइप के स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। एक है वाई पद्धति, जो कि यहाँ पे है ये वाई। आप इसे देखिए, ये आपको वाई की तरह दिखेगा। तो ये एक वाई है। वाई सिस्टम में आपको बता देता हूँ, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये 4 फुट एक बाजू में आया, ये 4 फुट उस डायरेक्शन में गया। अगर 9 फीट का अंतर होगा तो ये अंतर बढ़ेगा, अंतर बढ़ जाएगा ये। अच्छा। आपको जरूरी नहीं है कि इसे टच करना है, बट मोस्टली ऐसा ये रहता है। अच्छा। 4 फुट का ये है। और उसके बाद अगर आप खड़े में देखेंगे तो ये अभी मेरे हाइट पे है यहाँ पे। राइट। 5 फुट 2 इंच तक रहता है मेरा, जो है 5 फुट 2 इंच तक 5 फुट 2 इंच हाइट आपको रखनी है। और इसे जमीन में आप यहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो यही एंगल का फ्रेम है, वो एंगल का फ्रेम जमीन के अंदर वो नीचे लगा सकते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि दोस्तों, थोड़ा सा ये पंडाल की बात हुई है तो पंडाल का सिस्टम ही सब बता देते हैं आपको। तो शॉर्ट में मैंने अभी जस्ट बनाया, इन्होंने भी बनाया 8 एकड़ का, मैंने अभी लेटेस्ट में 1.5 एकड़ का बनाया। तो इसमें सबसे अहम क्या होता है कि हर 20 या 25 फीट के दरमियान जो है आपको ऐसे पोल खड़े करने पड़ते हैं। यहाँ पे काला खेत है तो इसीलिए पत्थर का लगाया गया है ताकि ये धंसता नहीं है। 300 रुपये का एक पत्थर पड़ता है ये टोटल दोस्तों। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है कि हम लोहा सीधा इस्तेमाल करते हैं, वो 1.5 इंची का रहता है या 2 इंची का रहता है, आपके अनुसार आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे होल्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 बीच का रहता है, इधर 5 इधर 5। ये 11 तार का पंडाल है दोस्तों, यानी कि इसमें से तार दौड़ेगा। जब ये प्लांट बड़ा होगा इस तार के ऊपर सपोर्ट लेगा। बिल्कुल। तो टोटल जो है आपको 1 एकड़ में जो है ऐसा अगर लोहा का आपको इस्तेमाल करना है तो 4 से 5 टन आपको लोहा लगता है। हाँ। और मैंने जो सिस्टम बनाया है पंडाल में, देखिए ये एक वाई का हो गया, और दूसरा आप चौरस वाला आप बताइए। बावर बोलते हैं उसे। वो रहता है ओवरहेड सिस्टम रहता है। इसका बेस्ट प्रैक्टिस ये रहता है कि आपका जो गुच्छा है वो हाथ में आता है, सामने काम रहता करने है, के लिए बेस्ट है, काम करने के लिए इजी हो जाता है। इससे पहले जो जमाने में होता था उसमें ओवरहेड के होते थे, तो ग्रेप्स का प्लांट और ऊपर जाता है और ऊपर आपको काम करने के लिए स्टूल के ऊपर चढ़ के वो करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम आता है काफी, वो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। मतलब ये वाई स्टैंडर्ड बेस्ट अभी के जमाने में। हाँ, मतलब इवॉल्व होता रहेगा नया, और कुछ पता नहीं आगे के 5 साल बाद कुछ और नया चीज आ जाए। तो पंडाल का खर्चा एक अभी बात आई है तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप नॉर्मल पंडाल करते हैं तो आपको जो है लगभग, मेरा अभी खर्चा मैं बताता हूँ, मेरे को 10 टन लोहा गया है क्योंकि मैंने ढाकने वाला पंडाल किया है। ढाकने वाले पंडाल की बात करें तो मैं ऊपर से पेपर ढाकूंगा सीजन के टाइम पे 4 महीने के लिए। फुल बारिश में वो मैं लेने वाला हूँ, नवंबर एंड दिसंबर में मेरा हार्वेस्टिंग होगा, तो उसके लिए मुझे 10 टन लोहा लगा। 10 टन लोहा को 6 से 7 लाख रुपए के आसपास लगा, और 2 लाख की तार लगी, यानी कि टोटल वहाँ पे मुझे 1.5 एकड़ के लिए 9 लाख रुपए खर्चा आया। अगर नॉर्मल वाई करते तो उसमें कितना लगता होगा? 4 टन से 5 टन लोहा 3.5 4 5 लाख के आसपास लगता है। 5 से 6 लाख रुपए का स्ट्रक्चर का आपको खर्चा आता है तार सहित। एक और चीज रह गई, अगर आप पंडाल बना रहे हैं तो उसी के साथ आपको ड्रिप लाइन लगानी है इसके अंदर। अच्छा, ड्रिप उसी के साथ में लगानी है? उसी के साथ में लगानी है, क्योंकि ये आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर के साथ तार वार सब बांधनी होती है। तो ये कैसे लगानी है मैं आपको बताता हूँ। आपको 15 पेड़, जैसे स्टार्टिंग का पेड़ के बाद 15 पेड़ छोड़ के आपको यहाँ पे इसी लाइन पे 4 फुट पे है तो 15 चौक कितना हुआ? 15 दूनी 30 60 फुट 60 फीट पे। तो 60 फुट पे आपको जमीन के अंदर यहाँ से 2.5 फुट नीचे 2 इंच की पाइप डालनी है। परमानेंट पाइप होगी जमीन के नीचे, जैसे यहाँ पे इस लाइन से सीधा दौड़ी हुई है। हाँ, वहां से लेके वहां तक एंड तक है, और वहां पे वॉल भी है। ये 2 इंच का पाइप जो वहां पे जाएगा, वहां से ये इधर आया है वॉल्व लगा के। अच्छा। और वो वॉल्व के बाद वो वहां से हमने लेना है ये
पाइप, छोटी वाली पाइप 16 mm छोटी वाली 16 mm की पाइप 2 जगह पे निकलेगी। अच्छा, नीचे एक से, इधर हाँ, एक इधर। एक ये साइड में जाएगी, एक ये साइड में जाएगी। ये 15 प्लेट को कवर करेगी और ये वाली बाजू 15 प्लेट को कवर करेगी। राइट। ठीक है। और अब इसके बाद ऊपर यहाँ पे लगाना ड्रिप है, लगा है, इसको लगाना है ड्रिपर। वो उसके बारे में निकाल के दिखाइए Yes. हमें। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अहम मुद्दा यहाँ पे चल रहा है। तो ये है ड्रिपर, इसको ड्रिपर बोलते हैं। ये है 8 लीटर का ड्रिपर। इसे इसलिए 8 लीटर बोला जाता है क्योंकि इसका डिस्चार्ज 1 घंटे में 8 लीटर होता है। 8 लीटर पानी नीचे पानी गिराता है। नीचे देता है। अगर आप इसके नीचे बाल्टी लगा देंगे और 1 घंटा मेजर करेंगे तो 1 घंटे में 8 लीटर ही पानी देगा। पूरे खेत में हर बटन में ऐसा ही पानी हर गिरेगा। पेड़ को सेम पानी गिरना चाहिए। ओ तो यार, ये लगाने का तरीका है कि आपको एक पेड़ के 1 फुट इधर और 1 फुट इधर लगाना है। हाँ। रूट के ऊपर पानी सीधा नहीं डालना है, उससे रूट्स खराब हो जाएंगे। रूट के साइड में डालना है, साइड यानी में कि जाना खाद भी जा रहा है तो साइड में जा रहा है। हाँ। अभी दूसरे साइड में लगाने का काम वहाँ पे चालू है। एक साइड में पहले लगाया था इन्होंने। बराबर। ठीक है, ये पानी का भी हमारा, और यहाँ पे तार पे बांध दिया है ऊपर, क्यों? हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसको एक तार के साथ ही बांधना है, क्योंकि जब भी पानी हम चालू करेंगे तो ड्रिप के ऊपर वजन आएगा और ड्रिप जो होगी वो सागिंग हो जाएगी, फैल जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो जो जहाँ पे झुकाव होगा वहाँ पे पानी ज्यादा गिरेगा और जहाँ ऊपर हो जाएगा वहाँ पानी इसीलिए नहीं यहाँ गिरेगा। पे ये अभी ड्रिप लगाने का काम चालू है, वो दिख रहा है सामने, पूरा का पूरा ड्रिप को जो है तार से खींच के। ये हमारे यहाँ पे अभी जो लेबर है ये ड्रिप लगाने का काम कर रहे हैं। तो वाटर मैनेजमेंट की अगर बात ही आ गई तो पानी का भी थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, साल भर कैसे पानी देना पड़ता है? पानी की अगर बात करें तो इसको सॉल्टी अल्कलाइन पानी नहीं चाहिए। इसे हमारा जो रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो हम पी सकते हैं पानी, वही पानी हमें इसे प्लांट को देना चाहिए। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि पानी को ऑब्वियसली आपको टेस्ट कराना चाहिए अपना, क्या उसके अंदर न्यूट्रिएंट है, नहीं है। नहीं, पीएच कैसा है, इसे कैसा है? पानी का पीएच जो है 7 से 7.5 या 8 के अंदर ही होना चाहिए। पानी कितना देना है ये आपको, अब देखो, जैसे जब भी प्लांट आप लगाते हैं तो पानी आप उसको भरपूर दीजिए। भरपूर का मतलब ये है कि एक दिन छोड़ के आप 2 घंटा पानी भी देंगे तो वो आपके लिए वो बेस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, पानी देने का बेस्ट ये है, क्योंकि मैं आपको यहाँ बैठ के नहीं बता सकता कि आपकी मिट्टी कैसी है, वो कितना पानी स्टोर कर रही है, वो कितना पानी नीचे छोड़ रही है। तो उसके लिए बेस्ट है आप ये प्लांट से, जैसे समझो यहाँ प्लांट लगाया है, यहाँ से 1 फुट छोड़ के यहाँ पे एक गड्ढा ले लीजिए बड़ा सा। डेप्थ में आपको गड्ढा लेना है। ठीक है, कितना? गड्ढा ले लिया यहाँ पे। 4 फुट गड्ढा लेना है। ठीक है। 4 फुट गड्ढा लेके आप यहाँ पे पानी चालू कीजिए और चेक कीजिए कि 1 घंटे में वो पानी कितना नीचे अंदर जाता है। फिर आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका रूट जोन कितना है एक बार। और पानी कहाँ तक पहुंच गया है। अगर वो आपके रूट जोन के नीचे तक पहुंच जाता है तो आप बस कर दीजिए। आपको फिर वो पानी 1 दिन या 2 दिन बाद ही देना है और उतना ही देना है। अगर आपकी जमीन ऐसी है कि आप 4 घंटा भी पानी दे रहे हैं और वो नीचे तक नहीं जा रहा है तो आपको 4 घंटा पानी देना पड़ेगा। मतलब आपके खेत के अनुसार दोस्तों रिक्वायरमेंट आपको पानी का करना है। ये सबसे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है आपका, बस हमें पानी देना है प्लांट को जिंदा रखने के लिए। बिल्कुल, इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, चावल की तरह, गेहूं की तरह या फिर आपके गन्ने की तरह इसको पानी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ड्रिप से ही देना है प्लांट को, उसके रूट में पानी रहना चाहिए, उतना ही पानी देना है। अब हम प्लांटेशन की बात करते हैं। ठीक है। प्लांटेशन कितने तरीके से होता है, कौन से महीने में होता है, वो बताइए। प्लांटेशन हमारे पास मोस्टली 2 तरीके से होता है। एक है ये तैयार नर्सरी, इसे ग्राफ्टेड नर्सरी बोलते हैं। इसमें हमने जंगली नीचे लगाया है, बेंगलोर डोंगरेज की जंगली लगाई है और ऊपर जो है वैरायटी लगाई है, लंबी वाली व्हाइट वाली वैरायटी है ये। इसको ग्राफ्टिंग किया है। ये आप ऐसा कैसा 5 किलो की पिशवी इस जमीन में डाल सकते हैं और ये आपका प्लांट ग्रो होना चालू हो जाएगा। तो इसे लगाने के लिए बेस्ट महीना होता है जनवरी में आप लगाइए। ठंड थोड़ी जो है कम हो जाती है, यहाँ से गर्मी ही धीरे धीरे महाराष्ट्र के एरिया में तो चालू होती है, तो अब जनवरी में आप इसे लगा सकते हैं। प्लांट लगाना है तो जनवरी में लगाना है। जनवरी में प्लांट लगाना है। एक तरीका ये हुआ, सीधा खरीद के लाना है। एक प्लांट की कीमत कितनी रहती है? ये प्लांट की कीमत 120 से 130 रुपए रहती है, जो जैसी वैरायटी हो। वैरायटी के हिसाब से रहता है, पर मोस्टली एवरेज उतना ही रहता है ये। ओके। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि जैसे हमने आधा किलो की आपको जंगली दिखाई थी, वही जंगली रूट्स को आप सीधा जमीन में लगा दीजिए। उसके बाद 6 महीना वेट कीजिए। हाँ, यानी कि मैंने फरवरी मार्च में लगा दिया तो अगस्त सितंबर में उसको, सितंबर में वो जब ऊपर अच्छे से ग्रो हो जाएगा, आप उसको कट कीजिए और खुद अपने खेत में जाके ग्राफ्टिंग कीजिए। जो वैरायटी चाहिए उसमें लगा दीजिए। ये ग्राफ्टिंग करने के बाद वापस आपको 6 महीना रुकना पड़ेगा। हाँ, मतलब 90% लोग यही करते हैं। 90% लोग यही करते हैं, उससे खर्चा कभी कम आता है। हाँ। देखा जाए तो देखो ना, वो आधा किलो की पिशवी आपको 10 रुपए 5 रुपए में मिलेगी। ग्राफ्टिंग का एक 5 रुपए खर्चा है, तो 10-20 रुपए में आपका तैयार हो जाता है, मगर आपको 1 साल रुकना पड़ेगा। यानी कि ये प्लांट लगाते हो तो 1 साल, अगर वो लगाते तो 2 साल। वो साल अगर आप ये प्लांट लगाते हैं तो 1 साल में आपको ग्रेप्स दिख जाएंगे। और अगर आप वो 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 2 साल के बाद ग्रेप्स आएंगे वहाँ। तो अरुण भाई, ये तो ठीक हो गया, प्लांटेशन वगैरह हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसा। क्योंकि जब अंगूर अच्छा आएगा तभी हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इस प्लांट का लगाने के बाद पालन पोषण कैसे करना है?
पालन पोषण में ही इसकी सबसे जो बड़ा है रहस्य छुपा हुआ है। तो पहले तो यही है कि आप इस जो 5 किलो की हुंडी है आप इसे जमीन के नीचे लगा दीजिए। यहाँ पे हमने लगाया लग हुआ गई है, है मान लीजिए। हाँ, ये लगी हुई है। लगने के बाद हमें क्या करना है, ये पुराने वाले पत्ते सारे निकाल देने। पत्ते निकालने के बाद आपको 4 से 5 यहाँ पे जो इसे आई बोलते हैं, बड़ा आई आंख भी बोलते हैं। हाँ। इन आंखों को 5 आंखों के बाद इसको कट कर देना है। जी। कट करने के बाद आपने इसको इसके ऊपर लगाना है वैक्स। जी। वैक्स लगाने का यही मतलब रहता है कि इसके अंदर से जो पानी है, न्यूट्रिएंट्स है, वो बाहर ना निकल जाए। जी। आप इसे वैक्स लगा दीजिए। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्राफ्टेड वाली पत्ती रहती है प्लास्टिक की, ये जैसे जैसे ये फूलता है स्टेम तो ये अटक जाती है उसके अंदर, तो ये कट कर दीजिए। इसकी जगह पे कागज लगा दीजिए, ये कागज ताकि वाला उसको हीट ना लगे, ठंड ना लगे। है। हाँ, टेम्परेचर बना रहे। ये यहाँ तक हो गया। दूसरी चीज आपको इंपॉर्टेंट करनी है, इसको खाद डालना है, फर्टिलाइजर्स डालने हैं। जी। जी। फर्टिलाइजर्स में आप डीएपी डालिए, उसके बाद निम्बोई का पेंट डालिए, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स डालिए, एनपीके डालिए, और साथ में बोन मील यानी हड्डियों का जो चूरा रहता है, ये सारा मैन्योर जो है वो आप इसके आजू बाजू में डाल दीजिए, पास में रूट जोन में डाल दीजिए और पानी चालू कीजिए। ये बेसिक आपको करना है। दूसरी चीज होगी ये कि इसके बाद इसके ऊपर आपको जो आय है वो आय फूटने के लिए, स्प्राउटिंग होने के लिए यहाँ पे डॉर्मेक्स लगाना है। हाइड्रोजन साइनामाइड। हाइड्रोजन साइनामाइड इसको जो बर्ड है वो ब्रेक करेगा और इसमें से नए जो है शूट्स निकलेंगे। राइट। तो यहाँ पे आप देखिए ये इतने सारे शूट्स निकले हैं। हमें ये शूट्स को ऊपर लेके जाना है, तो हमें इसमें से 2 हेल्दी शूट्स रखने हैं, बाकी के शूट्स निकालने हैं। उन 2 हेल्दी शूट्स को हम इसको बांधते बांधते ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। राइट। हाँ, ठीक है, जैसे मेरे फार्म में अभी चल रहा है आपके फार्म में। तो ये शूट्स हमें लेके जानी है इस मीटिंग पॉइंट तक। अच्छा। इस पॉइंट पे आने के बाद फिर हमें डिसाइड करना है कि तो इसे हमें एच की तरह बनाना है या टी बनाना है। तो हमने वहाँ पे छोटा प्लांट देखा था, ये यहाँ पे बड़ा प्लांट है। तो हमने नीचे से 2 शूट ली हुई है और इन शूट को यहाँ पे ऊपर लेके आए हैं और यहाँ पे जाके इसको डाइवर्ट किया है 2 जगह में। इसे बोलते हैं एच फॉर्मेशन, क्योंकि ऊपर से देखेंगे आपको एच की तरह दिखेगा। यानी कि एक ही प्लांट के 2 शूट लिए, हाँ। एक उधर ले गए, एक इधर लेके आए। बिल्कुल। इधर लेने के बाद इसको ऐसे फैला, ऐसे फैला। है। मतलब ये पूरे सिस्टम को 4-5 महीना लगता है बनने में। ये इसको 4 महीना लगता है। अगर आप जनवरी में लगाते हैं तो आपका अप्रैल तक यहाँ तक तैयार हो जाता है। हाँ। उसके बाद दूसरा है कि आपको ये शूट, उसके बाद ये स्टेम्स बनानी है। राइट, ये आगे वाली स्टेम, ये आगे वाली स्टेम बनानी है। इसके लिए इसके ऊपर ही अंगूर लगेगा। इसके लिए आपको अप्रैल में यहाँ पे फाउंडेशन प्रूनिंग करनी होती है। इसको यहाँ से कट कीजिए, हर एक शूट को यहाँ से कट कीजिए, नई शूट्स आएंगी, उन शूट्स को आपको यहाँ पे तैयार करना है। राइट। अब ये काड़ी तैयार क्यों करनी है? क्योंकि इसके अंदर अंगूर का बंच तैयार होगा। तो अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ से फूटा तो उसमें से अंगूर निकल रहा है। आपको पहले वो तैयार करना पड़ेगा 6 महीना। तो उसके लिए आप अप्रैल में कट कीजिएगा। कट करने के बाद ये काड़ी पूरा इतना 12 पत्तों तक, 12 से 13 पत्तों तक आपको काड़ी बनानी है और उसके रेगुलर स्प्रेज देने हैं। अब स्प्रे में आपको क्या देना है वहाँ पे, तो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे काम करते हैं। जैसे जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट तो आप करेंगे ही, आप 19-19 का स्प्रे दीजिएगा, 12-61 का स्प्रे दीजिए, एनपीके में माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे दीजिएगा, फंगीसाइड पेस्टिसाइड तो आप दे ही रहे हैं। ग्रेप्स में अनोखा क्या है, तो ग्रेप्स के अंदर हार्मोन्स रहते हैं जो गर्भधारणा यानी उसका जो छोटा वाला बर्ड है, यानी छोटा वाला जो ग्रेप्स है वो आंख में तैयार होना, उसे हम गर्भधारणा बोलते हैं। यानी कि डंडी के अंदर ही तैयार होता है। डंडी के अंदर जो है, जैसे ये डंडी है देखिए, तो ये डंडी के अंदर, इसकी आंख के अंदर ग्रेप्स का बंच तैयार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो कैसे तैयार होगा? मतलब उसके लिए आपको साइटोकाइनिन्स बोल के एक हार्मोन्स रहते हैं, वो देना पड़ता है। 6BA नाम का हार्मोन रहता है, वो हार्मोन आपको सिंथेटिक हार्मोन स्प्रे करने होते हैं, तो वो उसके अंदर बंच तैयार करेगा। क्या आपने कभी सोचा कि कोई भी प्लांट फ्रूट क्यों तैयार करता है? फ्रूट तैयार करने का उसके पीछे का यही रीजन रहता है कि वो अपनी आगे की जनरेशन को बढ़ाए, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं और वो उस तरह से काम करता है। तो वो कोई भी प्लांट फ्रूट्स तभी तैयार करता है जब उसे खुद के एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाए कि क्या पता मैं अगले साल जिंदा रहूं या ना रहूं। तो उसी सिचुएशन में वो फ्रूट तैयार करता है। तो इसमें भी यही ध्यान रखना है कि अगर आपको फ्रूटिंग अच्छा चाहिए तो प्लांट को आपको स्ट्रेस में डालना पड़ेगा। यानी कि मई में पानी कम देना है। मई में आपको पानी इतना देना है कि वो सिर्फ सरवाइव करे, वो अच्छे से फले फूले नहीं। तो उस केस में उसको स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आने के बाद उसके अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो गर्भधारणा में हमें बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। यानी कि वहाँ पे अंदर अंगूर का बंच तैयार होगा। और वो जब हम अगस्त में सितंबर में कटिंग करेंगे तो उसके बाद ये अंगूर के बंच बाहर तो अभी अगला काम मैं आपको बताता हूँ। हमने तो ये स्टेम्स तैयार कर ली। अब हमें इसे पत्ते अच्छी तरह से रखने, क्योंकि पत्ता जो है वो फूड तैयार करता है, वो प्लांट को सर्कुलेट करता है। राइट, हो गया। उसके बाद आपको जून में जुलाई में ब्रेक लेना, आपको कुछ काम नहीं करना। और उस टाइम पे मोस्टली बारिश भी होती है तो आप काम भी नहीं कर सकते उसके अंदर। अब बारी आ जाती है आपकी सितंबर और अक्टूबर में, जब आपको इसकी फ्रूट कटिंग लेनी होती है।
पहले तो हम अप्रैल में कटिंग लिया, अब फ्रूट कटिंग लिया। हाँ, अब दूसरा काम है फ्रूट की कटिंग का। हाँ, वो टाइम पे आपको ये करना पड़ेगा कि 12 आंख हमारी डंडी बन चुकी है, लंबी Yes. वाली। अभी आपको ये 12 अंक की डंडी जो हमने तैयार की थी, आपको क्या करना है कि इसको टेस्ट करने के लिए लेके जाना है अंडर माइक्रोस्कोप। अच्छा, तो ये आपको वहां पे माइक्रोस्कोप के टेस्ट में पता चलेगा कि आपका फ्रूटिंग आगे किस लोकेशन पे हुआ है। अच्छा, आगे कि पीछे? आगे इस लोकेशन पे हुआ है या इस लोकेशन पे हुआ यानी है। कि ये डंडी में यहाँ तक अगर पकड़ लूं, यहाँ पे हाँ। अच्छा हुआ है या आगे अच्छा हुआ आगे है? अच्छा हुआ है। ओ। तो ये आपको लैब में जाके आपको माइक्रो स्कोप से वो दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आपका बंच है। राइट। ये होने के बाद आपका काम यही है कि आपने वहां पे जाके इसको कैंची से कटिंग करना है। जैसे आपने यहाँ से कट किया Yes, था और यहाँ से बिल्कुल। फूट के इसको आप अंगूर हमारे का यहाँ पे बंच। देख सकिए, ये हमारी कटिंग की हुई जगह है। ये ये देखिए देखो यहाँ पे, अब हमारे मुझे में डिटेल में समझ में आ गया। हाँ, हमारे में डिटेक्ट होता है कि 7वें पत्ते पे घड़ रहेगा, मतलब हाँ। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये देखिए आप 7वें पत्ते पे ही आपको बंच दिखने को बंच मिल निकल रहे गया, हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमें उन्हें बोला था कि 7वीं आय पे कट कीजिए, तो हमने क्या किया, 7वीं 8वीं पे हमने लेबर को बताया, तो उन्होंने 7वीं 8वीं पे इसे इस तरह से कट कर दिया। हाँ, और रख दिया वो अब डंडी। उसके बाद दूसरा है कि हाइड्रोजन साइनामाइड का पेस्ट। फिर से एक बार लगेगा? फिर से एक बार जब भी आई ब्रेकिंग आपको करना है, हाइड्रोजन साइनामाइड का पेस्ट आपको लगाना वो है। कितना लेना है 1 लीटर में? वो 1 लीटर में 10 लीटर में 300 मिली लेते हैं वो। अच्छा, 10 लीटर में 300 मिली लेके हाँ। उसको ऊपर लगा देना है। 300 मिली जिसको लेना है, हमारा उस पे कलर लगाना है, क्योंकि बहुत सारी काड़ी रहेगी तो आपको पता चलना चाहिए किस पे कौन लगाया से है किस पे रहेगी। नहीं। हाँ, लाल कलर डाल देंगे तो हाँ, काम उसमें बन लाल कलर आप डाल सकते हैं। जाएगा। अच्छा। और आपको 7वें से 8वें दिन में ही आपको जो बंच ग्रेप्स का है वो दिखना चालू हो जाएगा। वो बंच एक फ्लावर होता है। अच्छा, वो बंच कभी भी ग्रेप्स नहीं होता, हमें दिखता है वो ग्रेप की पहले शेप फूल, का। जैसे आम की तरह पहले हाँ, फूल लगेगा। फूल लगेगा। तो देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। हमने सबसे पहले पहला दिन जो है हमने किया उसकी छाटनी। हाँ। छाटनी करने के बाद हमने हाइड्रोजन साइनामाइड की पेस्ट लगाई। पेस्ट लगाने के बाद उसमें से बडिंग चालू हो गई। हाँ। अब वो बडिंग जो है, वो बडिंग हमें आगे कंटिन्यूस रखनी है 7 दिन तक। 7 दिन तक हमें उसमें से ग्रेप्स दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है। अब ये ध्यान रखिए कि इसके सारे जो बडिंग है वो फूटने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेप वाले निकलेगा। हाँ। तो इस काड़ी के ऊपर हमें ये देखना है कि हर काड़ी के ऊपर हमें एक ही बंच चाहिए। अच्छा, हर डंडी के ऊपर एक बंच रखना है? हर डंडी के ऊपर एक बंच चाहिए। और ये हर पूरा- प्लांट में कितना डंडी रखना है? देखो 8 बाय 4 का अगर आपका प्लांट का ये स्पेसिंग आपने रखा है तो 8 चौक 32, यानी 32 ही काड़ी आपको एक इस पे रखनी पे, है। और 32 इसका कैलकुलेशन ऐसा है कि एक प्लांट को 32 स्क्वायर फुट की जगह होती है। हाँ। और हर स्क्वायर फुट में एक बंच निकले। हर स्क्वायर फुट में एक बंच हर चाहिए। स्क्वायर फुट में एक बंच निकले। मतलब 25 से 30 बंच रहे तो बहुत है। बहुत है। कि देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सब बंच, सब जो है फ्रूट्स ये फूटने वाली है, इसमें से आपको सिर्फ बंच वाला रखना है। हाँ। और बाकी का सब जो है इसको निकाल देना है। मतलब बाकी का, जैसे कि यहाँ पे पीछे हमारे अंगूर नहीं है तो हमने उसको पूरा साफ कर दिया, पत्ती वत्ती निकाल देना है यहाँ पे। बिल्कुल, सारी पत्तियां निकालनी है और सिर्फ एक बंच वाला ही शूट रखना है। और बंच उसी देखिए, को आगे शूट से लेके जाना है। पत्तियां निकलती है आगे। बिल्कुल। ओके। वो शूट आगे रखना है। उसके बाद आपका स्प्रे मैनेजमेंट आता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जब भी यहाँ से शूट्स निकलती हैं उसके अंदर बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो इसे काटते हैं, खा जाते हैं। राइट, थ्रिप्स है, तो माइट्स थ्रिप्स है। है। तो उसके लिए आपको इस तरह का ट्रैक्टर, तो ऐसे ट्रैक्टर जरूरी है क्या ये बहुत जरूरी है। मतलब अगर इसके बिना आप ग्रेप की खेती नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, स्प्रे मैनेजमेंट के ऊपर बात आई है तो स्प्रे में हम डिजीज का भी देखेंगे, सब देखेंगे। तो ये पीछे क्या है, ये ब्लोअर है, इसको ब्लोअर बोलते हैं, बराबर। यानी कि इसमें दवा भरने का, और पीछे से जो है गन से नोजल से ये उड़ाता है। हाँ, ये 200 लीटर का जो ब्लोअर है, इसे गन को बोला जाता है इटालियन गन। हाँ। और इसके नीचे जो पंप लगा है वो है HTP। HTP ये लगा हुआ है। प्रेशर पंप है। हाँ। ये प्रेशर पंप इसमें से पानी निकालता है, पानी को प्रेशराइज करता है, प्रेशराइज करके इन पाइप्स के थ्रू इन गन से जो है दवा स्प्रे उड़ाता होता है। है। तो इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है अब तो अभी। बहुत सारी आई है। बेसिक भी है, हाईटेक है, बहुत सारी है, लेकिन ये जरूरी है। जरूरी है। मतलब 50,000 से लेके 35 लाख रुपए तक की मशीन है स्प्रे की। बाप रे बाप। तो अब स्प्रे मैनेजमेंट में हमें दिन 1 से लेके दिन 120 दिन तक कैसे करना है वो बताइए। देखो सबसे पहले तो हमें क्या रहता है ना कि जो सकिंग पेस्ट रहते हैं इनके लिए आपको पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने हैं। हाँ। दूसरी चीज हो गई कि जो एंथ्रेक्नोस होता है, जिसे करपा बोलते हैं। करपा क्या करता है ना, वो जो शुरुआती में अगर कोई शूट है तो उसका शेंडे को बढ़ना नहीं देता आगे। हाँ, शूट को बढ़ने नहीं शूट देगा। को बढ़ने नहीं देता, वो वहाँ पे उसको करपा और दाउनी। करपा और दाउनी। शुरुआत में जो है पहले 7 दिन आपको करपा पे कंट्रोल रखना है। राइट। तो करपा पे जैसे ही कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद आपके प्लांट्स बड़े बड़े होते हैं। ब्लाइट बोलते हैं दोस्तों। हाँ, तो बड़े जैसे प्लांट हो जाते हैं तो इसके ऊपर दाउनी आता है। दाउनी यानी फंगस होता है। वो कैसे होता है, क्या होता है? वो व्हाइट कलर का स्पोर्स होते हैं जिसके ऊपर की तरफ। हाँ, ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ भी होता है। और वो उसमें नीचे की तरफ आपको स्पोर दिखेंगे उसके। फंगस होता है एक प्रकार का। वो फंगस भी आपका जो है ग्रेप्स को बहुत डैमेज करता है। तो इसके लिए आप अलग अलग प्रकार के फंगिसाइड यूज कर सकते हैं। सिस्टमेटिक आते हैं, कांटेक्ट में भी मैं आते हैं। फंजीसाइड का पूरा चार्ट डाल देता हूँ आपसे लेके। मैं फंजीसाइड का और इंसेक्टिसाइड का चार्ट डाल दूंगा। हाँ। ताकि वो आसानी से पता चल जाएगा। तो मेजर तो 2 डिसीज है ये देखो हमें काम क्या क्या करना है ये ध्यान में रखिए।
एक हमें हमें जब भी स्प्रे देना है तो हमें स्प्रे सबसे पहले न्यूट्रिशन का देना है कि अगर वो प्लांट है वो किस स्टेज में है, उसको ग्रोथ की जरूरत है या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वो आपको चेक करना है। दूसरा स्प्रे हमें इंसेक्टिसाइड का देना है, किस तरह का इंसेक्ट कब आ रहा है वो आपको ध्यान रखना है। हर अमोसा और पूर्णिमा को जो फ्लाइंग पेस्ट रहते हैं वो अंडे डालते हैं। अच्छा। अंडे डालने के बाद उसमें से इलियां निकलती हैं। हाँ, राइट। और वो इलियां जो है वो भी प्लांट पत्तों को खाती है। पत्तों को तो बस खाएंगे ये तो ध्यान उसको रखिए कि आप पत्ता वीक उसका हो स्प्रे अमोसा और पूर्णिमा यानी हर 15 दिन में उसका एक स्प्रे रखिए। हम्म। थ्रिप्स का स्प्रे आप रात को मार सकते हैं या फिर नीम का स्प्रे मार सकते हैं, कड़वा होने की वजह से थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगा। राइट। ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा होता है फंगीसाइड का। हाँ, फंगीसाइड में आपके पास फिर वो आप एंथ्रेक्नोस के लिए काम कर सकते हैं। हाँ, आप ब्लाइट्स के लिए काम कर सकते हैं, आप मिल्ड्यू पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू के लिए काम कर सकते हैं। और चौथा एक आता है हार्मोन्स। अब मैंने हार्मोन्स की बात इसीलिए आपको पहले बताई थी कि इसमें हमें अगर अच्छे क्वांटिटी में ग्रेप्स चाहिए तो हार्मोन्स बहुत जरूरी है। जैसे कि ग्रेप्स को लंबा करना है, क्वालिटी करनी है, साइज करनी है, देखो अच्छा करना है। जैसे हम पहले 7 से 10 दिन की बात कर रहे हैं तो 7 से 10 दिन में अगर सिर्फ शूट फुल स्पीड से आगे बढ़ेगा तो ग्रेप्स के बंच को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो हमें शुरुआती में शूट को रोकना है। तो शूट को रोकने के लिए भी अलग अलग टाइप के फंगीसाइड्स आते हैं जो हार्मोनल भी काम करते हैं, जैसे कि टेबुकोनेजोल हो गया, हेक्साकोनेजोल हो गया। तो ये जोल गट के जितने भी दवाइयां हैं वो क्या करती हैं, वो शूट्स के ग्रोथ को रोक देती हैं। तो उनको अगर आप शुरुआत में स्प्रे करेंगे तो आपका ग्रेप्स का बंच बड़ा हो जाएगा और शूट को तो हम बाद में भी ग्रो कर सकते हैं। राइट। ठीक है। तो कुछ दिनों में हमें उस पर ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम अगले स्टेज में आ जाते हैं जो होता है 10 से 30 दिन के बीच में। 10 से 30 दिन के बीच में जो है वो ग्रोथ का पीरियड होता है। उसके अंदर पेस्ट वगैरह आपको ज्यादा परेशानी नहीं देते हैं। अच्छा, पेस्ट नंतर कम हो जाते हैं, पेस्ट बाद में कम हो जाते हैं। पेस्ट उसके बाद आते हैं फ्लावरिंग में, यानी आपको 30 से लेके 50 दिन तक, ये जो 20 दिन का पीरियड रहता है वो फ्लावरिंग का रहता है। उस फ्लावरिंग में बहुत सारे पेस्ट आकर्षित होते हैं फ्लावर की सुगंध के कारण। तो उसमें भी आपको थ्रिप्स जैसे कीड़ों से आपको अपने प्लांट को बचाना है, क्योंकि थ्रिप्स क्या करेगा, ये इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे स्क्रैचेस आ जाएंगे, निकोड़ देता है। हाँ, और वो खराब दिखने लगता है। अंगूर बाद में मार्केट में बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं, व्यापारी लेगा नहीं। यस। थ्रिप्स का अगर कुछ ये देखिए, ये थ्रिप्स ने किया है। ये जो है ये थ्रिप्स ने किया है। थ्रिप्स इसको चाटता है जब ये छोटा होता है मनी। तो जैसे जैसे मनी बड़ा होता रहता है तो थ्रिप्स का निशान बड़ा होता रहता है। राइट। तो आपको वो वहाँ पे फ्लावरिंग में वो कंट्रोल करना है। दूसरा चीज, फ्लावरिंग में थोड़ा सा पानी आपको कम करना है। पानी कम करेंगे तो फ्रूटिंग ज्यादा अच्छे से रहेगा और वो जो मनी ड्रॉपिंग का जो है, बेरी ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम नहीं होएगा। अच्छा, ये हो गया हमारा 50 दिन के बाद। अब 50 दिन के बाद आता है ग्रोथ वाला पीरियड। अब ये 50 से 70 दिन के पीरियड जो है ना, 20 दिनों का, इसी में तय होगा कि आपका ग्रेप्स कितना लंबा होना चाहिए। अब इसके अंदर है ना, यहाँ पे भी हार्मोन का एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे हमें यूज करना है जिब्रेलिन। देखो, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और इथिलीन, ये प्लांट के खुद के हार्मोन्स हैं। ये हम सिंथेटिक भी प्रोवाइड करते हैं और प्लांट खुद भी जरूरत के अनुसार। अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो आप बाहर से सिंथेटिक अप्लाई का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके पीछे रिसर्च भी हो चुका है कि बिना जिब्रेलिन के आप ग्रेप्स को नहीं बढ़ा सकते। राइट। ठीक है। तो जिब्रेलिन को आपको स्प्रे करना है, जो GA3 के नाम से आता है। GA3 आपको मार्केट में मिलता है, अल्कोहल में मिक्स करके आपको वो स्प्रे करने होते हैं। उसका प्रॉपर पूरा चार्ट है। ये ना बहुत ही हर एक दिन का स्प्रे मैनेजमेंट करना पड़ता है। यानी कि अंगूर में पहले 60 दिन कितना डेली स्प्रे रहेगा? डेली स्प्रे रहेगा 60 दिन तक पहले। अच्छा। तो 60 दिन के बाद हर 4 दिन बाद उसका स्प्रे बढ़ेगा, बट 4 दिन तक वो डेली स्प्रे रहेगा। और जिब्रेलिन के टाइम पे हर 4 दिन में आपको स्प्रे देना है। और आजकल बहुत ही हाई एंड मशीन आ गई है जो रात को आके स्प्रे मारती है। हाँ, SS है जैसे। हाँ, ESS है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट होता है। वो करंट स्प्रे के साथ छोड़ा जाता है, तो जितना भी प्लांट ग्रेप्स का एरिया है, वो ग्रेप्स का एरिया वो स्टैटिक करंट की वजह से अपनी दवाई को जो है चिपका देता वो है, उसको चिपका देता है और उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। उसके साथ आपको खाद का मैनेजमेंट करना है और उस 50 से 70 दिन के अंदर पानी आपको भरपूर देना है। अच्छा, उस टाइम पे, ग्रोथ के टाइम जहाँ पे हमने फ्लावरिंग में पानी कम किया था, उसके बाद वहां पे हमने पानी को भरपूर देना है ताकि उसका साइज जो है वो बढ़ता रहे। अब ये साइज आपका बढ़ गया है, 70 दिन के बाद आपको एक पर्टिकुलर साइज आपका मिल जाएगा। तो अब हम आगे 70 दिन तक। 70 दिन के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अपने प्लांट्स को, ये ग्रेप्स को बांध के लेना है। इसको अच्छी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इसके ऊपर, आपके फ्रेम के ऊपर। ओके। उसके बाद जो भी अनइक्वल दिखने वाला जितना भी ग्रेप्स है वो आपको निकाल फेंकना है, जो खराब है, बेकार है। मतलब हमारा टारगेट यही रहेगा कि 30 से 35 बंच ही होने चाहिए एक प्लांट के ऊपर। अच्छा। और अब एक और चीज है कि 60 दिन के बाद आपको कोई भी प्रकार का पेस्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं है।
पेस्टिसाइड ना पेस्टिसाइड ना फंगीसाइड। अच्छा ये प्लांट खुद में इतना सफिशिएंट है, हम्म। जैसे अंगूर बहुत खट्टा होता है तो उसको कोई कीड़ा हाथ नहीं लगाता। अच्छा। आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा कि अंगूर के अंदर कोई इल्ली निकली है हाँ। या कोई कीड़ा लगा है, कुछ नहीं होता। दूसरी एक चीज होती है इसके अंदर, एक मीलीबग आता है। मीलीबग आपने बहुत बार, अगर हाँ, आप सुना है, कुछ भी white करते हैं कलर तो का व्हाइट होता कलर का मीलीबग रहता है। हाँ। उसके लिए आप जो, वो भी ग्रेप्स के ऊपर नहीं आता, वो उसके डंडी के ऊपर आता है। ये जो नीचे स्टंप है, हाँ, मेन स्टेम है, बस इसके वो ऊपर आता चिपका है। चिपका कर देता है ग्रेप्स को, वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए ग्रेप वो आप खराब उसको, कर देता है। उसको आप इसको धो के निकाल सकते हैं। मतलब सीजन के पहले धोना है कि बाद में धोना है? सीजन के पहले भी एक बार धोई चाहिए, और माल तैयार होने के बाद भी अगर आपको दिख रहा है तो आप धो सकते हैं। पहले ही धो सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और इस स्टेज में अभी जहाँ पे जितना भी इसके अंदर वाटर कंजम्पशन है, हाँ। वो वाटर को शुगर में कन्वर्ट करने का काम जो है वो इस पीरियड के अंदर होता है। अच्छा। तो 70 दिन से 90 दिन के बाद का आगे का जो पीरियड है वो रेस्टिंग पीरियड रहता है। उस रेस्टिंग पीरियड में जो लीव्स रहती हैं वो फूड तैयार करती हैं और ग्रेप्स को न्यूट्रिशन पहुंचाती है, सप्लाई करती है। सप्लाई करती है। आपको उसके अंदर कुछ काम नहीं करना। अच्छा। आप हर 4 दिन में कोई भी न्यूट्रिशन का एक आध दूसरा स्प्रे उसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन कौन कौन से, कैसे कैसे? न्यूट्रिशन में आप एनपीके का स्प्रे ले सकते हैं, आप सीवीड्स का सहायता ले सकते हैं, हाँ। आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे ले सकते हैं। अच्छा। तो ये स्प्रे आपको उस दौरान रखने हैं, आपको कीड़ा वीड़ा की कोई टेंशन नहीं लेनी। ओके। उसके बाद आ जाता है लास्ट पीरियड, जो कि होता है 90 से 120 दिन का। 120 दिन पे हमें हार्वेस्टिंग करनी है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या है कि हर एक फार्मर का स्प्रे का सिस्टम अलग है, Yes. फर्टिलाइजर का सिस्टम अलग है, हर एक लोग का जो प्रैक्टिसेस है वो सब कुछ अलग अलग है। अलग रहता मैं करूँगा तो मेरे फार्म में कुछ अलग रहेगा, ये करेंगे तो इनके फार्म में अलग होगा, क्योंकि मार्केट में सैकड़ों दवाइयाँ है हाँ। और सैकड़ों दवाइयों का अलग अलग प्रैक्टिसेस है। क्या आप चाहते हैं कि हम इसका एक कोर्स बनाएं, जो कोर्स हो ग्रेप्स के बारे में, जो डिटेल में हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हार्वेस्टिंग कैसे चल रहा है। हार्वेस्टिंग के लिए मतलब यहाँ पे अंगूर जब बेचते हैं तो आप खुद मार्केट में ले जाते हैं या नहीं, व्यापारी आते हैं, कैसे होता है सेटलमेंट? हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि हम बगीचे में ही अंगूर काट के उनके पास दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। अब पैकिंग करना उनका जिम्मा है, व्यापारी का। यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना व्यापारी का जिम्मा है, मंडी में लेके जाना बेचना व्यापारी का जिम्मा। यहाँ पे आज जो है, अभी ये तो 2 किलो का पैकिंग चल रहा है। इससे पहले अगर आप आते तो 20 किलो का पैकिंग चल रहा था, कैरेट में जो कि हो रहा कैरेट में हो रहा था। तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है, मोस्टली हम इनको माल कट करके देते हैं। अगर कहीं पे कुछ भी, जैसे कुछ मनी है ये खराब हो चुके हैं, तो हम उसे निकाल देते हैं साइड में, निकाल के साइड, और फिर उसके बाद इनके यहाँ पे वजन करने के लिए देते हैं। कांटे पे वजन किया जाता है। अभी 2 किलो का पैकिंग है तो 2 किलो वजन करके बकेट दिया जा रहा है, और वहाँ पे इसका ये थोड़ा नए तरीके का पैकिंग है। इसको गिफ्ट बॉक्स पैकिंग बोलते हैं। अच्छा, अलग तरीके से आ रहा, 2 किलो का। कैडबरी ने क्या स्कीम अपनाई ना, लोग चॉकलेट नहीं खा रहे थे तो बोला बहन को, भाई को बोला भाई बहन को दे दो, रिश्तेदारों को बोला कि दिवाली में गिफ्ट कर दो। हाँ। तो अभी ग्रेप्स में हम लोग ने कुछ ऐसा अप्लाई किया है कि ये गिफ्ट बॉक्स बनाया है। अगर आपको एक दूसरे को गिफ्ट देना है तो हाँ। आप 2 किलो का पैकिंग ऐसा उठा के अपने दोस्त को या फ्रेंड को, रिश्तेदारों को गिफ्ट कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल जाता है तो वो कैसे होता है? इंटरनेशनल जाता है तो वो 4 किलो के उसमें पैक होता है। हाँ। पनेट पैकिंग आधे किलो के उसमें होती है, थर्मोकॉल में पैक होता है। हाँ। हर मार्केट का अपना अपना डिमांड रहता है। अब जैसे कि मुझे इसका शुगर लेवल चेक करना है तो वो कैसे करते हैं, वो दिखाइए हमें। तो कितना होना चाहिए? हार्वेस्टिंग करने के लिए ना कुछ बेसिक पैरामीटर है। आपकी लेंथ जो है वो लेंथ यहाँ पे देखी जाती है 25 mm से ज्यादा होनी चाहिए, ये लंबाई। अच्छा। और दूसरी चीज ये है, मतलब रेट के लिए वो ज्यादा रहता है। दूसरी चीज है कि उसके अंदर शुगर कितना है। शुगर चेक करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। इसमें मोस्टली यही है कि जैसे ये अंगूर है, इसको कट किया, इसकी कुछ बूंदें आपको इसके ऊपर डालनी होती है। मतलब ये शुगर दिखाता है अंदर कितना हाँ, है? ये इसके शुगर की लेवल यहाँ पे दिखाता है। अच्छा, ये बंद कर तो दिया। ये देख के आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं इसकी शुगर की लेवल कितनी है। तो अभी इसके अंदर ये 14 ब्रिक्स का शुगर है। दिखाइए मेरे को। हमने सुबह देखा था नहीं 15 के, नहीं 14-15 के आसपास है। जैसे कैमरा में अगर दिखेगा तो मैं पास लेके, तो ये दिख रहा है इसमें। तो इस तरीके से चेक करते हैं व्यापारी, और उसके बाद जो है हार्वेस्टिंग। हाँ, मतलब शुगर लेवल और उस हिसाब से इसका रेट डिसाइड होता है। और उसके बाद हमारा यही सीन रहता है कि हम इनको यहाँ से कट करके देंगे, और उसके आगे का पूरा जिम्मा जो है वो व्यापारी खुद उठाता है। तो आपको यहाँ से वो लेके जाता है, यहीं पे पेमेंट देता है? यहीं पे पेमेंट देता है वो। आप उसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर कैश भी ले सकते हैं ऐसा। हाँ, ज़्यादातर कैश लेना बेहतर है, या ऑनलाइन तुरंत आएगा तभी माल भेजिएगा, क्योंकि बहुत सारी गफलेबाजी हो रही है। तो अरुण भाई, हमें ये बताइए कि इतने सारे ये अंगूर हैं,
तो पर एकड़ हमारा यील्ड कितना निकलता है इतने लंबी मेहनत के बाद? तो देखो क्या सीन है ना कि एकड़ में हमारे 1500 प्लांट लगते हैं, 14.5 से तो 15 से प्लांट 1500 मान लेते हैं। 1500 मान लेते हैं। 1500 प्लांट लगते हैं। एक प्लांट के ऊपर हमने अगर 30 बंच भी रखा और एक बंच हम 500 ग्राम का लेते हैं, मतलब आधा किलो, तो उस हिसाब से अपने 15 किलो निकलते हैं एक प्लांट के ऊपर। 15 किलो एक प्लांट के ऊपर। हाँ, 4000 पेटी आप एवरेज पकड़ सकते हैं एक एकड़, ठीक है, मतलब यील्ड जो है 4000 पेटी निकलता है। बराबर। शॉर्ट में मैं आपको मार्केटिंग व्यवस्था यहाँ की बताता हूँ। महाराष्ट्र में जो सांगली डिस्ट्रिक्ट है या नासिक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं व्यापारी का पूरा अड्डा है। यहाँ पे सीमेंट का पूरा बनाया गया है, गाड़ी अंदर तक रिवर्स आती है और यहाँ पे मटेरियल उतारा जाता है। अभी यहाँ पे फिलहाल क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है, यानी कि वो बड़ी वाली गाड़ी देख सकते हैं आइशर से लेके सीधा बड़ा डंपर यानी कि ट्रक है बड़ा, ये वेस्ट बंगाल का है, WB यहाँ पे लिखा हुआ है इस ट्रक के ऊपर। तो ये वेस्ट बंगाल जाता है, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश जाता है, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी, चाहे बम्बई से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, हर जगह में जो है ऐसे ही यहाँ से जाता है। तो अब हम आपको मुद्दे की बात बताते हैं कि इसमें यील्ड जो निकलता है, अरुण भाई ने जैसे बोला था कि 4000 से 4500 पेटी, 4000 पेटी हमने पकड़ लिया। अगर हमने 200 रुपए से पकड़ लिया तो 4 दूनी 8 लाख रुपए एकड़ में हमें निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। तो ठीक है, तो हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट अंगूर में पहले कितने हैं वो बताइए। देखो अंगूर में इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले यही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हाँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर पहले तो आप बगीचा लगाएंगे, हाँ। तो उसमें आपको लगेगा 3 लाख रुपए फ्रेम का सिर्फ। ठीक है। उसके बाद ड्रिप का लगेगा 1 से 1.5 लाख रुपए। ठीक है। और प्लांट्स का वगैरह सब मिला के आपको 6 लाख रुपए खर्चा आने वाला है फर्स्ट कॉस्ट में। फर्स्ट कॉस्ट जो रहेगी आपकी वो। उसके बाद आता है ऑपरेशनल कॉस्ट, हर साल आपको कितना पैसा लगने वाला है। अगर उसमें आप देखेंगे तो आपको लेबर कॉस्ट आएगा 1.5 लाख रुपए, और आपको जो फर्टिलाइजर्स और जो स्प्रे है इसका खर्चा 1.5 लाख रुपए आने वाला है, 3 लाख रुपए। लेकिन पहले साल कोई अंगूर लगा रहा है तो उसको 9 लाख रुपए के आसपास जाएगा। पहले साल अगर आप लगा रहे हो तो 9 लाख रुपए आपका खर्चा आने वाला है। ट्रैक्टर अलग से, ब्लोअर अलग से, वो सब फिर, हाँ, ट्रैक्टर और ब्लोअर का अगर देखो तो 5 लाख रुपए वो पकड़ लीजिए। ट्रैक्टर का 5 लाख, ब्लोअर का 2-3 लाख रुपए, 8 लाख रुपए तो वो ही जाएगा। अगर वो मित्सुबिशी का छोटा वाला तो 3 लाख में आ जाता है। 3 लाख और ब्लोअर 2 लाख। 2 लाख में 5 लाख रुपए में आप छोटा फार्म है तो कर सकते हैं। उसमें बड़े वेरिएंट्स है, 5-6 लाख रुपए वाला ट्रैक्टर और फिर 2 लाख का ब्लोअर, 7 लाख रुपए, वो ऑप्शनल है। आप हाथ से भी स्प्रे कर सकते हैं अगर आपके पास 1 ही एकड़ का फार्म है। वो हाथ से HTP से भी स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम आपको 9 लाख रुपए खर्चा तो आना 9 लाख रुपए आपको शुरुआती में पहले साल आएगा। एक बाग लगाने के बाद कितने साल तक हम चला सकते हैं? 10 से 15 साल तक आप उसका आउटपुट ले सकते हैं। 15 साल, हर साल फिर 2-3 लाख लगाते रहना है। और हार्वेस्टिंग हर साल 3 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, वो आपके हिसाब से है, आप कितना उसके ऊपर खर्चा करते हैं। ओके। और कितना आप आउटपुट निकालते हैं, कितना क्वालिटी का माल बना रहे हैं वो। और आपका अगर प्रॉफिट के बारे में देखेंगे तो वही आपका 6 लाख से 8 लाख रुपए तक आपका 1 एकड़ का प्रॉफिट बनता है। मतलब 8 लाख में हम खर्चा 4 लाख निकाल देंगे तो 4 लाख हमें प्रति एकड़ बचेगा। बिल्कुल। तो 4 लाख तो बच सकता है। 200 रुपए किलो, 200 रुपए पेटी जाएगा तब नहीं। संतोष भाई, इसमें ना सबसे बड़ा रिस्क ये है कि रिस्क बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही रिस्की क्रॉप है, क्योंकि हर साल हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं वैसे नहीं जाता। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि फ्रूटिंग ही नहीं होती, बारिश से खराब हो जाती है। बारिश से खराब हो जाती है, या फिर हमारा अप्रैल में कुछ काम गलत हो जाता है, या अप्रैल में बारिश ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो माल आता ही नहीं है। मतलब रिस्क काफी है। अगर आ भी जाता है तो बारिश हो जाए तो भी खराब हो जाता है। हाँ, उसके लिए तो हमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा आगे चल के। लेकिन रिस्क में बारिश की रिस्क है, मार्केटिंग की रिस्क है, लेबर की रिस्क है, बिल्कुल, लेबर नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है, वातावरण की, जैसे मैंने कहा, रिस्क है। मतलब काफी सारे रिस्क है यहाँ पे। बहुत सारे रिस्क फैक्टर पकड़ के आप ये काम करते हैं तो आपको वो पैसा बचता है यहाँ पे। तो दोस्तों, रिस्क है तो क्या बोलते हैं, रिस्क है है तो तो इश्क है, वही हाल है। तो रिस्क लिया आपने, अगर 5-10 एकड़ का आपका फार्म है तो आप 1 CR तक टर्नओवर कर सकते हैं। अच्छा खासा करना है तो उसमें से आधा खर्चा छोड़ दीजिए तो 50 लाख बच सकता है, 50 लाख का आपका बच लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। ये कहानी जो है अभी बहुत है इसके आगे। तो चलिए, हमने यहाँ पे आपको मार्केटिंग सिस्टम, खर्चा, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट दिखाया, लेकिन अंगूर का कुछ और भी होता है। किशमिश बनता है, वाइन होता है। तो सीधा हम अब चलते किशमिश के फार्म पे। एक तो क्या होता है, हार्वेस्टिंग होने के बाद सीधा मार्केट में जाता है, जो व्यापारी लेके जाता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। दूसरा जो है वो स्टोरेज जाता है। स्टोरेज यानी कि क्या, वहाँ पे स्टोर होता है ना, कोल्ड स्टोरेज रहता है। कुछ दिन वहाँ पे अंगूर रख सकते हैं, कुछ दिन रख सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, ग्रेडिंग करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि स्टोरेज में रहता है। वहाँ पे बहुत ही बढ़िया अंगूर जाते हैं। तीसरा जो है वो फाइनली यहाँ पे किशमिश बनने के बारे में बताओ भाई। तो ये किशमिश की रैक है। किशमिश मतलब अंगूर ही होता है, सूखा अंगूर बोल सकते हैं उसको। तो अंगूर को अगर आप सुखाते हैं राइट टेम्परेचर के अंदर तो उसकी किशमिश तैयार होती है।
तो सबसे पहला प्रोसीजर यही होता है, आप खेतों में से उसको कटिंग करके लाइए। ज्यादातर गोल वाली ही की किशमिश अच्छी बनती है, क्योंकि ये जैसे लड्डू वड्डू में डाल के खाने में अच्छा लगता है। तो गोल जो अंगूर है वो गोल इस्तेमाल अंगूर होते हैं। किशमिश के लिए अच्छे माने तो जाते यहाँ पे अभी ऊपर डाले जा रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हैं। रैक्स 9 हैं। रैक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा। एक और चीज यहाँ पे की जाती है कि जैसे ही ग्रेप्स आते हैं, हाँ। उन्हें इस लिक्विड में डुबाया जाता है। अच्छा। ये है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट का है, जो पानी में मिक्स किया गया है। जो इससे होता श्रिंक है, होने में मदद होती जो है। श्रिंक होने में मदद होती है। इससे दूसरा होता है कि इसके ऊपर की फंगस वगैरह सब मर जाती है, तो फंगस होके वो काला नहीं पड़ता, वो अपने ही रेगुलर शेप में रहता है। तो और ये अभी यहाँ पे अंगूर डालने का काम ये चल रहा है। बिल्कुल। तो ये कब तक अंगूर बनते हैं और किशमिश बनते हैं और कैसे किशमिश बनता है ये किशमिश बनने को इसको 12 से 15 दिन का टाइम लगता है। खाली सिर्फ और कुछ नहीं करना आपको। अभी यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ मैं। हाँ। ये आप देखिएगा, ये हमने जैसे माल कट करके कुछ बचा होता है वो हमने यहाँ पे नीचे डाला है। जो बढ़िया क्वालिटी का रहता है वो किशमिश इस तरह से बनता है। तो बाद में सॉर्टिंग ग्रेडिंग होगा मशीन हाँ, में। मशीन में सॉर्टिंग ग्रेडिंग होगा। किशमिश जो है, मान लीजिए मैंने 10 किलो अंगूर लाया, इसके ऊपर डाला, तो 10 किलो का कितना किशमिश बनता है? किशमिश का रेशो रहता है 4 किलो का 1 किलो। हाँ, ओके। मतलब 4 किलो अंगूर से आप 1 किलो किशमिश बना सकते हैं। बढ़िया। और ये 1 किलो किशमिश क्या रेट में बिकता है? ये 1 किलो किशमिश मार्केट में जाता है 220 रुपए से 350 रुपए तक। इसकी मंडी अलग होती है? इसकी मंडी अलग होती है। इसकी मंडी भी हमारे जिले में है, बहुत बड़ी मंडी है। तासगांव में है। यस, तासगांव में इसकी मंडी है। इंडिया में किशमिश दोस्तों यहाँ से जाता है। हाँ, इसमें किशमिश के लिए भी हम लोग बहुत फेमस है। हाँ। हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है कि हमारे पास ड्राई हॉट टेम्परेचर है। इस वजह से सूखा भी है, इसकी वजह से ये फंगस नहीं पकड़ता और सूख जाता है इजीली। ओके। हमारे यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम है हवा के अंदर, तो और इसीलिए जल्दी किशमिश बनता है। का फायदा दूसरा ये है कि आप इसको स्टोर कर सकते हैं 1 साल तक, 2 साल तक। अगर अंगूर का क्या है ना कि अगर आज मार्केट में रेट कम है तो हमें उसी टाइम बेचना पड़ेगा, मगर किशमिश का वो नहीं है। किशमिश आप साल भर रखिए, जब भी दिवाली में, दशहरे में रेट बढ़ जाता है वो टाइम पे आप निकाल के बेच सकते हैं। इससे और भी चीजें बनाई जाती है, जैसे ग्रेप के जूस बनते हैं, ग्रेप जूस बना सकते हैं, ग्रेप के जैम बनते हैं, मार्मलेड बनता है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। ग्रेप से फाइनल एक वाइन बनता है जो बहुत ही फेमस होता है। बट वैसे देखा जाए तो ग्रेप वाइन वाला जो ग्रेप्स होता है ना, वो बहुत लोवेस्ट क्वालिटी का ग्रेप्स होता है, क्योंकि वाइन तो इवेंचुअली सड़ा के ही बन रही है ना। राइट। तो आपको बढ़िया क्वालिटी के मतलब दिखने वाले, वाइनरी के विनयार्ड्स जो है वो अलग होते हैं। हाँ, वो वैरायटी अलग होती है। अगर हम वाइन को ग्रेप्स बेच रहे हैं तो हमें 15 रुपए किलो से बेचने पड़ते हैं। इतना सस्ता? तो क्योंकि तभी वाइनरी को प्रॉफिट होगा, वो क्योंकि वो सड़ा के गला के फिर उसका कॉस्ट जूस भी बना अच्छा के, है। हाँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो 65 रुपए 70 रुपए से ग्रेप्स तो आपसे खरीदेगा नहीं। तो अगर आपको पैसा बनाना है और आपके पास बहुत लैंड है तो आप वाइन के लिए जा सकते हैं। बहुत लैंड है और ज्यादा डेंसिटी, हाई डेंसिटी में प्लांट लगा सकते हैं। हाँ। कोई ऐसी जो टिप्स हो कि फार्मर को बताना अंगूर के फार्मिंग के बारे में जरूरी हो, क्योंकि आप 8 एकड़ की फार्मिंग कर रहे हैं, 5 से 6 साल हो गए, मैं भी अभी नया हूं, मुझे भी सोच के टिप्स आप दे सकते हैं। तो देखिए, अंगूर अगर आपको करने हैं तो आपको इसके ऊपर बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, आपको इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप ऐसा सीधा जाके नहीं लगा सकते। दूसरी चीज है, बहुत एक्सपेरिमेंटल है। हर एक के प्लांट में, हर एक के फार्म में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके ही आप उसे सीख सकते हैं। आपको इसमें साल भर बहुत डेडिकेटेडली काम करना पड़ता है। आलसी आदमी का काम नहीं है। आलसी आदमी का बिल्कुल काम नहीं है। अगर आप साल के किसी भी पीरियड में आपने 1 महीना या 15 दिन उसकी तरफ निगलेक्ट कर दिया कि मुझे नहीं जाना है खेतों में, तो वो पूरे साल के आपके क्रॉप को हैम्पर करता है। तो साल में जो आपका फाइनल आउटपुट निकल रहा है वो उतने पैसे नहीं बना के देगा आपको। क्लाइमेट के ऊपर हमेशा नजर रखनी है, कब बारिश होने वाली है, कब धुंध आने वाली है। आप अलग अलग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। गवर्नमेंट के बहुत सारे उपक्रम है जो ये आपको रेगुलर बताते रहते हैं कि बारिश कब होने वाली है, धुंध कब पड़ने वाली है। सतर्क रहना है, आपको एक्टिव रहना है पूरा का पूरा मतलब बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। बहुत आपका केमिकल का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, कौन सा स्प्रे करना है। मतलब दूसरा कुछ भी करना इजी है, ग्रेप का फार्म करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि आपको हर चीज समझनी है, आपको सॉइल टेक्नोलॉजी समझनी है, आपको केमिकल समझने हैं, आपको फिजियोलॉजी समझनी है, आपको क्लाइमेट के बारे में नॉलेज बहुत ज्यादा है। हमने मेरे हिसाब से इस वीडियो में मुझे नहीं लगता कि पूरा खत्म हुआ है। नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होगा, ये सिर्फ वीडियो ये इसका अंत नहीं है। इसके ऊपर तो पूरी मूवी भी बना दी तो जाए तो भी वो खत्म नहीं हो पाएगी। आज तो हमने काफी मतलब बेसिक चीजों पे काफी बातचीत की है और ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश हम आगे चल के करेंगे। तो अरुण भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दे के सुबह से लेके अभी दोपहर यानी कि शाम होने वाली है तब तक समय दिया है, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। वेलकम। आप हमारे यहाँ पे आए, हमारे फार्म को आपने शूट किया, अच्छा लगा। और फाइनली ये काम कर लीजिए, इनके फार्मिंग इंजीनियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इंडियन फार्मर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप क्या चाहते हैं कि अलग से हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिसेस के ऊपर अलग से कुछ कोर्स बना के अलग से वीडियो बनाए, तो हमें आप बेशक बता सकते हैं। ये वीडियो लंबा हुआ,
लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है।